आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र जिनका सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास है, ठीक है, यानी जिसको आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि जो मॉडल पेपर होता है वो किस प्रकार होता है, उसमें जो मतलब क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर किस तरह का आता है परीक्षा में, ठीक है, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो, ठीक है। तो एग्जाम के नज़रिए से मैंने पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर तैयार किया है आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन शामिल किए, जैसे कि पूरा पूरा मॉडल पेपर होता है। भाई जब आप मॉडल पेपर आप देखेंगे प्राचीन इतिहास का फिर कोई भी सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में रहेंगे, उसके बाद करीब 5 से 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में रहेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेम वैसे ही पैटर्न मैंने तैयार किया है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर पर। पहला मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो भाई जो राजपूत थे पहले के, ठीक है, इतिहास की बात हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आप पे 60 70 80 90 100 साल पहले की बात, ठीक है, 200 साल पहले की बात, ठीक है। प्राचीन पुराना इतिहास, जो आप लोग इतिहास का मतलब सिंपल सा है कि जो पिछले कई वर्षों में बीत चुका है, क्लियर। तो भाई राजपूतों की उत्पत्ति के अनुकुंड सिद्धांत के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मतलब कि ये जो मतलब कि सिद्धांत है अग्निकुंड, ठीक है, यह सिद्धांत चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासों से आया है। कौन सा? अग्निकुंड सिद्धांत कहाँ से आया है? चंद्र बरदाई थे एक लोग, ठीक है, उनके पृथ्वीराज रासों एक रचना थी, वहीं से आया है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत माउंट आबू में गुरु शिखर में ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ का परिणाम थे। अग्निकुंड से निकले 4 राजपूत वंश, ध्यान से सुनेंगे, उस अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश निकले, ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनेंगे। कितने निकले? 4 राजपूत वंश, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। याद रखेंगे पहला कौन सा? ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, शायद आपको कोई नहीं बताएगा इसका उत्तर, ठीक है। इस तरह वहाँ पे कितने मतलब कि निकले 4 राजपूत वंश के। पहला था चौहान, दूसरा था चालुक्य, तीसरा था परमार और चौथा था प्रतिहार, ठीक है। तो इस प्रकार सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है तो आप इतना ही उत्तर लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई आपको 100 शब्दों में, कहीं का 85 शब्दों में उत्तर देना रहता है, बस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा ही उत्तर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, ठीक, कौन थे? गोपाल जी ने पाल वंश की स्थापना की थी, क्लियर, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे, क्लियर, जो पहले एक राज्य के सम्राट भी थे, राजा भी थे, ठीक है। उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध यानी कि बिहार को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था, क्लियर। तो सिंपल सा परिचय यही है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, ठीक है, जो कि पहले राज्य के सम्राट भी थे, क्लियर। अगला भैया प्रश्न है कि कन्नौज के अयोध्य वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई कन्नौज में एक अयोध्य वंश था, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे। 770 ईस्वी में कन्नौज का शासक बना, कौन बना भैया? व्रजयुद्ध। कौन बना? व्रजयुद्ध। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो भैया 770 ईस्वी में कन्नौज का शासक बना व्रज, ठीक है, व्रजायुद्ध एक सम्राट था, ठीक है। व्रजायुद्ध आयुध वंश का संस्थापक था, याद रखेंगे, आयुध वंश का संस्थापक जो था वो था व्रजायुद्ध, ठीक है, व्रजायुद्ध, जो कि मतलब कि इस वंश का संस्थापक था, क्लियर। इसके बाद 783 से 84 ईस्वी में इसका पुत्र इंद्रायुद्ध कन्नौज का शासक बना। इंद्रायुद्ध ने भाई चक्रायुद्ध ने इसका विरोध किया। दोनों के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राष्ट्र कूटपाल और प्रतिहारों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। इसका सिंपल सा उत्तर आपको मैं बता दूं, इस प्रकार लिखें, मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया, तो सिंपल से लिख देना कि आयुध जो वंश था, ठीक है, इसका जो संस्थापक था, ठीक है, याद रखेंगे, इसका संस्थापक था, ठीक है, व्रजायुद्ध, ठीक, क्लियर। कौन था? व्रजायुद्ध था और वो 707
ईस्वी में कन्नौज का शासक बना। क्लियर, दैट्स ऑल। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये अतिलघु उत्तर टाइप का क्वेश्चन है। अगला भैया प्रश्न है कि भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। ठीक है, तो जो भोज राजा थे इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे कि परमार शासक भोज। ठीक है, कौन थे? परमार शासक भोज। ठीक है, भारतीय इतिहास में परमार राजा भोज की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, या इनकी जो लोग पॉपुलैरिटी है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, इनकी जो ख्याति है, पॉपुलैरिटी है, लोग इनको जानते हैं, प्रसिद्धि है, उसकी विद्वता यानी कि उसकी जो विद्या है एवं कला के उदार संरक्षक रूप में अधिक है। मतलब कि इनके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे नॉलेज है अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, विद्याएं हैं, ज्ञान है। ठीक है, और इनको बहुत सारी कलाओं का भी अनुभव है। कलाओं में आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमको पेंटिंग करना आता है, ठीक है, हमको घर बनाना आता है, हमको लिखना आता है, हमको पढ़ाना आता है, तो एक तरीके से कला हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इनके अंदर बहुत सारी कलाएं और बहुत सारे विद्या थे, इस वजह से इनको अधिक जाना जाता था। ठीक है, संरक्षक के रूप में, इन सभी का संरक्षक के रूप में। क्लियर, विद्या एवं कला के उदार संरक्षक के रूप में इनको अधिक जाना जाता था। ठीक है, अधिक है। उदयपुर लेख में कहा गया है कि भोज ने, किसने? भोज ने सब कुछ साधा संपन्न किया, दिया और जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं था। इससे अधिक कविराज भोज की प्रशंसा क्यों हो सकती है? मतलब कि एक प्रकार से जो भोज थे वो कवि राज भी कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? कवि राज भी कहे जाते हैं। ठीक, और इन्होंने अपनी जो राजधानी है ना, वो पर एक धारा नगर में स्थापित की थी। कहाँ पर? धारा नगर था, वहाँ पर स्थापित की थी अपनी राजधानी। क्लियर, उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, स्थापित करने के बाद यह विद्या तथा कला का सुप्रसिद्ध केंद्र बन गया। कौन? धारा नगर। ठीक है, किस चीज़ का? कला, बहुत सारी कलाओं का, बहुत सारी, ठीक है, और प्रसिद्धि का, ठीक है, फेमस जो होते हैं, नहीं, उस चीज़ का एक बहुत बड़ा हब यानी केंद्र बन गया, बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ अनेक महल एवं मंदिर बनवाए गए, जिनमें सरस्वती मंदिर सर्वप्रमुख था। ठीक है, यानी कि बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, लेकिन उसमें क्या था? एक मंदिर था माता सरस्वती का, जो कि बहुत ही प्रमुख हुआ। ठीक है, यानी कि बहुत ही प्रमुख, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी मिली, यानी प्रसिद्ध बहुत हुआ। क्लियर, चलिए को ध्यान रखेंगे, भोज जो था ये स्वयं विद्वान भी था। क्या था? एक विद्वान भी था, और उसकी उपाधि कविराज भी थी। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर, अब अगला भैया कि सेन शासक विजय सेन। इस प्रश्न का आप सिंपल सा उत्तर लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। विजय सेन, सेन राजवंश यानी बंगाल के राजा थे। ठीक है, वह हेमंत सेन के पुत्र थे, विजय सेन। ठीक है, हेमंत सेन के पुत्र थे। हेमंत सेन की मृत्यु के पश्चात विजय सेन राजा बने और पिता के छोटे से राज्य को एक पराक्रमी साम्राज्य में बदल दिया। ठीक है, और उन्होंने गौड़, कामरूप तथा कालिंग के राजाओं को पराजित कर बंगाल पर अपना आधिपत्य यानी कि बहुत अधिक कब्जा और बहुत अधिक अपना साम्राज्य विस्तार किया और स्थापित किया। तो सिंपल सी परिभाषा इस प्रकार रखेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार लिखेंगे, विजयपुरी और विक्रमपुरी उसकी राजधानी थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, विजयपुरी और विक्रमपुरा, ठीक है, जो कि बंगाल में है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सेन शासक बल्लाल सेन की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में लिखिए। तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे, बल्लो सेन कुशल प्रशासक होने के साथ, मतलब कि एक बल्लो सेन था वो कुशल प्रशासक था, उसके साथ साथ वो संस्कृत के ख्याति प्राप्त लेखक, मतलब कि संस्कृत एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी थे। ठीक है, उन्होंने स्मृति दान सागर नाम का एक लेख एवं खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर लेख लिखा। यानी कि उन्होंने दो रचनाएं रची। ठीक है, यानी कि दो लेख, पहला था दान सागर, दूसरा था अद्भुत सागर। ठीक है, क्लियर। उन्होंने जात प्रथा एवं कुलीन को अपने शासन काल में प्रोत्साहन दिया, यानी कि जो जात के लोग, ठीक है, जात प्रथा को लेकर बहुत सारी समस्याएं जो आती थी उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि जातिवाद को लेकर इतना विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी गौड़ेश्वर तथा निशंकर की उपाधि से उसके शैव मतलब, ठीक है, मतालंबी होने का आभास होता है। तो ये है उसका सिंपल सा परिचय और उनके बारे में कुछ उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, तो मेन उपलब्धियां ध्यान रखेंगे, वो संस्कृत के विख्यात या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रसिद्ध लेखक थे और उन्होंने दो रचनाएं रची हैं। ठीक है, पहला दान सागर नामक एक लेख और दूसरा है खगोल विज्ञान पर एक लिखा है अद्भुत सागर लेख। ठीक है, ये इनकी उपलब्धियां हैं। क्लियर, सिंपल सा परिचय। अगला भैया कि तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसके बारे में आएगा? तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में।
ठीक है, तो इसका सिंपल सा परिचय लिखेंगे कि तराइन का युद्ध, ठीक है, अथवा कभी कभी इसको तारावड़ी का युद्ध भी ठीक है, तारावड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है, तराइन का युद्ध को। तो जो तराइन का युद्ध है ये 1191 और 1192, ठीक है, इन सनों के बीच में एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। और ये जो युद्ध है, तराइन का जो युद्ध है, वो 1191 और 1192 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और ये जो जिन लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ था उनका नाम है, पहला सुनेंगे, पहले थे मोहम्मद गौरी, ठीक है, और मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम है वो ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम है, यानी इनको मोहम्मद गौरी कहा जाता था, ठीक है। और दूसरे हैं, ध्यान से सुनेंगे, दूसरे हैं अजमेर तथा दिल्ली के चौहान, ठीक है, चाहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, किस सन में, 1191 और 92 के करीब, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका सिंपल सा परिचय लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रश्न अति लघु उत्तरीय का, तो इतना ही लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला है कि भाई मीर कासिम के बारे में परिचय दीजिए, ठीक है, और मीर कासिम के बारे में आप लिख सकते हैं कि 1760, ठीक है, से 1763, कब, 63, क्लियर, तक बंगाल के नवाब थे, यानी कुल मिला के 3 साल ये बंगाल के नवाब थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब के रूप में स्थापित किया गया था, जो उनके ससुर मीर जाफर के बाद गद्दी पर बैठे थे, जिनके पास था प्लासी की लड़ाई में उनकी भूमिका के बाद खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्थित किया गया था। यानी कहने का मतलब ये, उन्होंने 1760 से 1763 तक जो बंगाल था उस वहाँ के नवाब थे, और उनको जो नवाब बनाया गया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाई मोहम्मद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो मोहम्मद गजनबी था, ये जो सोमनाथ, ठीक है, एक मंदिर था, उस पर इन्होंने जब आक्रमण किया तो उसके बारे में आपको परिचय देना है। तो साल ध्यान सुनेंगे, 1026 का समय था, ठीक है, जैसे आज 2023 चल रहा है और उस समय था 1026, ठीक है, में मोहम्मद जो गजनबी था, ठीक है, इसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। किसने कर दिया था? मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर था, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी के अपने यात्रा वृतांत में मंदिर का उल्लेख देख गजनबी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था, ठीक है। कितने साथियों के साथ? 5000 साथियों के साथ हमला किया था, ठीक है। इस हमले में गजनबी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग को मार डाला था। या फिर आप लोग समझते हैं कि जब लूटपाट होगी तो हजारों लोग मरी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो इस प्रकार से सिंपल सा परिचय लिखेंगे इसके बारे में, क्योंकि अति लघु उत्तर टाइप का क्वेश्चन है तो इतना लिखेंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है कि चालुक्य, जिसको गुजरात भी कभी कभी बोला जाता है, तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? चालुक्य या फिर गुजरात वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंपल सा उत्तर लिख देंगे। इस वंश के जो मतलब कि संस्थापक थे उनका नाम था पुलकेशिन। कौन था? क्या नाम था? पुलकेशिन। क्लियर? पुलकेशिन चालुक्य वंश के संस्थापक थे। क्लियर? चालुक्य वंश का प्रथम वास्तविक शासक था, प्रथम भी था और इस वंश का संस्थापक भी था, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो सिंपल सा परिचय लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसी प्रकार आएंगे आपकी परीक्षा में। फिर आपको देखने को मिलेगा भैया लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में आपको कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो बहुत सारे राजपूत थे उनकी उत्पत्ति जब हुई तो उसमें बहुत उनके भाई अलग अलग राजपूत थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग शासक थे, तो उनके सबके अलग अलग मत थे, अलग अलग उनके निर्देश थे, अलग अलग नियम थे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक तैयार कर लेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, बस आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बस आप इतना जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, बुक में देखेंगे तो आपके समस्त उत्तर दिखेगा, बस उसको तैयार कर लेना है बस, ठीक है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार फंसा है, इस बार भी उम्मीद है आने की।
मिहिर भोज, ये प्रश्न मैंने ज़्यादातर देखा है अति लघुत्तरे में आते हुए, लेकिन ये प्रश्न मैंने लघुत्तरे में रखा है। हालांकि ये प्रश्न आपकी अति लघुत्तरे में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला कि चंदेल कीर्ति वर्मा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, तो चंदेल वंश से जुड़ा एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी की आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। ध्यान रखेंगे, जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय जो भारत था उसकी जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स, यानी कि जो आज लोग आप लोग जानते हैं, जो बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीति होती है, ठीक है, तो उस समय राजनीति की कंडीशन क्या थी, ठीक है, पॉलिटिक्स कंडीशन क्या थी, उसके बारे में आपको लिखना है। कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, या फिर उस समय क्या सिस्टम था, उसके बारे में आपको लिखना है। किस समय के बाद, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था भारत में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% श्योर है। प्रश्न फंसेगा तो तैयार कर लीजिएगा इसका उत्तर। क्लियर, इन सभी का उत्तर मैं आपको बता दूं, बुक है तो उसमें मिल जाएगा, सीरीज है तो उसमें मिल जाएगी, नहीं कहीं पर है तो गूगल इंटरनेट तो है ही, गूगल पर सर्च कर लीजिए तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का भी उत्तर हम आप लोगों के समक्ष जल्द पेश करेंगे, क्योंकि इसको उत्तर प्रस्तुत करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता देंगे और बाकी उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों में सामाजिक जीवन पर क्या प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो अभिलेख हैं, अभिलेख में बहुत सारे अभिलेख हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था बहुत सारे अभिलेखों के बारे में। ठीक है, अभिलेख का मतलब ये हुआ जैसे कि बहुत सारे, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से मान सकते हैं आप लोग की एग्जाम्पल के रूप में ध्यान से सुनेंगे कि जैसे कि किला होता है, ठीक है, क्या होता है, किला होता है, तो किला पे क्या होता है कि जो राजा होते हैं, जो शासक होता है, ठीक है, वो जब किसी अपने दूसरे जो राज्य है या फिर दूसरा कोई नगर है, उस पे जब एक राजा के बीच, दूसरे राजा के बीच आपस में जो युद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है, एक राजा जीतता है। ठीक है, तो ये जब जीतता है तो वो क्या करता है, एक किला के रूप में वो लिखा देता है कि इस सन में हमने इस राज्य के साथ युद्ध किया, जिसमें इस सन में हमारी विजय हुई। ठीक है, तो वो एक तरीके से लिखने वाली कला। ठीक है, अभिलेख, तो अभिलेख में इसी तरह लिखा, मतलब कि लिखने का कार्य किया जाता था। ठीक है, पत्थरों पर लिखा जाता था, गुफाओं में लिखा जाता था। ठीक है, ये अभिलेख है, गुफाएं पत्थर के। ठीक है, तो इन सभी में लेख लिखा जाता था। तो इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न पक्का फंसेगा अभिलेखों से जुड़ा 100%, और करीब करीब 10 नंबर आपके अभिलेख से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे, तैयार कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण। अगला है परमार वंश का अंत कैसे हुआ, ये आपका उत्तर अति लघु उत्तरीय में ज्यादा आता है, तो इसको तैयार कर लेंगे, भी महत्वपूर्ण है। अब भैया दीर्घ उत्तरीय आ जाएंगे क्वेश्चन में। दीर्घ उत्तरीय यानी इनका उत्तर आपको करीब करीब 5 शब्दों में लिखना होता है, क्योंकि इस प्रश्न के लिए आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना होता है दीर्घ उत्तरीय में। हालांकि 3 से 4 प्रश्न होते हैं और प्रति प्रश्न के लिए 10 नंबर दिए जाते हैं, 5 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न है कि भोज परमार की उपलब्धियां, यानी कि जो भोज परमार राजा थे, ठीक है, भोज, ठीक है, राजा भोज जो परमार के शासक कहे जाते हैं। ठीक है, और इनकी उपलब्धियां क्या क्या, अचीवमेंट है, इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है। ठीक है, और कौन कौन से राज्य पर आक्रमण किया जहाँ पे इन्होंने विजय प्राप्त की, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में फंसेगा पूरी उम्मीद है। अगला कि भाई चंदेल कौन थे, चंदेल के बारे में पढ़ना है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, और धंग की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि धंग जो शासक था, इसकी उपलब्धियों के बारे में लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला कि भारत पे हुए मुस्लिम आक्रमणों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत पे जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था उसके बारे में आपको परिचय लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में फंस सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो भी आप बोले। अगर इसको आप पूरा अच्छे से सॉल्व करके तैयार करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। हमारा काम है मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण फिल्टर करके छांट कर आप सभी के समझ पेश करना और उनके बारे में थोड़ा परिचय देना। बाकी उत्तर तैयार कर दीजिएगा आप, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। इसी तरह के हम बहुत सारे मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि मॉडल पेपर किस प्रकार का होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और आपको इसी बहाने आपको पता चल जाएगा कौन कौन से महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार करते रहिए, हम आप लोगों के समस्त क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर लाते रहेंगे। और इस मॉडल पेपर को प्राप्त करना है तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जय हिंद।